माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स. दिस चैप्टर, द एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स, is you can say the application of strength of materials. Strength of material, the basic chapters such as the stresses and the strains, right? We won't talk about strains here, we will talk about the stresses, but the basic chapter we study in the strength of material is the stresses wala chapter. After that we are going to also include our transformation of stresses, major principal stress, minor principal stress, normal stresses in a plane, shear stresses in a plane. We are also going to include the bending theory. ठीक है, वन वे बेंडिंग, टू वे बेंडिंग, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कॉलम्स, जहाँ पे कॉलम्स में हम लोग बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सर फार्मूला जिसको बोलते हैं, m/i = f/y = e/r, मेफियर, उसको अप्लाई करना. तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, मतलब ऐसे लिखने वाला थ्योरी डेफिनेशंस ये कम है, एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन पार्ट है. तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है. और एप्लीकेशन पार्ट, डेरिवेशन पार्ट, those things are very very important to get an in-depth understanding of this analysis of gravity dams chapter. I have written here not simply gravity dams, take care, analysis of gravity dams. In our course we don't have to design a gravity dam from the scratch. ऐसा नहीं होगा कि इतना पानी है, इतना पानी यहाँ पे स्टोर करना है, आप एक डिज़ाइन करिए ग्रेविटी डैम. No, we don't have to design. The design process is very very tedious. It requires the advanced technical things which you study in MTech and PhD. That's how you design a gravity dam. Okay, you also need to have a proper understanding of the finite elemental analysis to design this structure that is gravity dam. So we are not going to design a gravity dam in our irrigation engineering. We are going to analyze. Yes, definitely we will consider some design considerations for our concepts, but we are not going to design it from the scratch. इसको हम लोग पूरा स्क्रैच स्टार्टिंग से डिज़ाइन नहीं करेंगे. हम लोग मोस्टली ग्रेविटी डैम दिया होगा, हम उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. वो सेफ है कि नहीं, सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, सेफ अगेंस्ट टेंशन, कंप्रेशन, स्लाइडिंग, ये सब चीज़ें, फोर्सेस कितना आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस कितना है, ठीक है, स्ट्रेसेस कितने जनरेट हो रहे हैं, एलिमेंटल प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम क्या होती है, तो वो सब देखेंगे. तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा स्कोप समझा दिया कि ये हमें करना है और ये नहीं करना है, ठीक है, जो चीज़ें नहीं करनी है. ऑलराइट, सो इन दिस एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस वर्ड. व्हाट इज दिस डैम? व्हाट इज अ डैम? डैम क्या होता है? ठीक है, डैम क्या होता है? क्या होता है डैम? बड़ी सिंपल सी चीज है. डैम एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों. डैम क्या है? एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो पानी को रोक के रखता है और बहुत सारा वॉल्यूम पानी का स्टोर भी करके रखता है अपने अपस्ट्रीम साइड पे, यानी कि रिजर्वायर के साइड पे. डैम के अपस्ट्रीम साइड में रिजर्वायर होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया जाता है. तो डैम आप समझ सकते हो कि एक ऐसी बड़ी दीवार है, एक ऐसी वॉल है जिसको हमने वेल डिज़ाइन किया है अच्छे से. उसमें कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो कि वाटर को रोक के रखने में हेल्प करते हैं. एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन रिलीज दैट वाटर इन द डाउनस्ट्रीम साइड. हम लोग पानी को रिलीज कर सकते हैं इन द डाउनस्ट्रीम साइड. दैट इज अ डैम. ऑलराइट, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ डैम कुछ नहीं, एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन. जैसे मैंने ऐसा मान लीजिए कोई सा एक डैम बना दिया, एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है विच विल हेल्प टू स्टोर द वाटर. सो दिस इज द अपस्ट्रीम साइड. जहाँ पे पानी स्टोर होता है ऑब्वियसली वो अपस्ट्रीम साइड होगा, और जहाँ पे हम डिस्चार्ज करते हैं पानी को, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, दैट इज अवर डाउनस्ट्रीम साइड. दैट इज अवर डाउनस्ट्रीम साइड. The discharge is done with the help of properly designed ways which are called as spillways. They are called as spillways. Properly designed ways called as spillways. All right? इस तरह का एक डैम होता है. अब बहुत सारे तरह के डैम होते हैं, जैसे ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, डबल आर्च डैम, बटरेस डैम, अर्थ एंड रॉकफिल टाइप ऑफ डैम, अर्दन डैम. अलग अलग तरह के डैम्स होते हैं, सबका शेप भी डिफरेंट होता है. तो जनरलाइज्ड फॉर्म में डैम्स को हम लोग पढ़ेंगे हमारे लास्ट चैप्टर में. वी हैव द लास्ट चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी डैम्स इन अ जनरलाइज्ड वे.
राइट नाउ इन दिस चैप्टर हम फोकस करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ग्रेविटी डैम्स एज द नेम सजेस्ट. ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, डोंट डाइवर्ट योर माइंड हियर एंड देयर देन. ओके, लेट्स फर्स्ट फोकस हियर ग्रेविटी डैम्स. सो डैम की जनरल जो डेफिनेशन है वो यही है, डैम इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन विच स्टोर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट्स अपस्ट्रीम साइड. सो ये देखो, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोरेज है. अब इसमें हम लोग आते हैं, व्हाट इज अ ग्रेविटी डैम. व्हाट इज अ ग्रेविटी डैम. ग्रेविटी डैम क्या होता है देखते हैं. सो जो ग्रेविटी डैम होता है दोस्तों, वो एक ऐसा डैम होता है जिसका खुद का सेल्फ वेट ही इतना ज्यादा होता है, जिसका खुद का सेल्फ वेट ही इतना ज्यादा होता है कि अपने सेल्फ वेट के चलते वो सारे के सारे फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकता है. मतलब इसका खुद का सेल्फ वेट इतना है कि अपने ही सेल्फ वेट के चलते ये सारे फोर्सेस को इजीली रेजिस्ट कर सकता है. इस तरह के डैम को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी डैम. अब ये डैम का हम लोग टिपिकल क्रॉस सेक्शन वगैरह देखेंगे, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ डैम एंड ऑल्सो सम कॉमन पॉइंट्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ अ डैम साइट. कि कोई भी अगर डैम है, सिलेक्शन ऑफ अ डैम साइट, कोई भी डैम की साइट को हमको सेलेक्ट करना है तो हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग दैट डैम साइट. ऑलराइट, चलिए गिव द हेडिंग एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स, देन गिव अस अ हेडिंग डैम. डैम की डेफिनेशन लिखिए. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डैम. Dam is a physical obstruction. Dam is a physical obstruction constructed. Dam is a physical obstruction constructed across a river. Dam is a physical obstruction constructed. Dam is a physical obstruction constructed across a river, constructed across a river to store or divert water, constructed across a river to store or divert water, to store or divert water from its upstream, to store or divert water from its upstream, to store or divert water from its upstream for multiple purposes. डैम के पानी को जो हमने स्टोर करके रखा है उसको हम मल्टीपल पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर मल्टीपल पर्पसेस, फुल स्टॉप. द स्टोरेज ऑफ वाटर, the storage of water formed on the upstream of the dam, the storage of water formed on the upstream of the dam, the storage of water formed on the upstream of the dam is called as its reservoir, is called as its reservoir, is called as its reservoir. Give a subheading. Selection of a dam site. Subheading दीजिए, selection of a dam site. ये selection of a dam site लिखिए. इसमें following factors are to be considered. Following factors are to be considered. Following factors are to be considered in selecting a dam site. Following factors are to be considered in selecting a dam site. कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए इन सेलेक्टिंग अ डैम साइट? बताइए, सोचिए. Factors affecting selection of a dam site. So what should be those factors? पहली चीज तो भाई यही है कि जिस भी रिवर पे आप डैम को बना रहे हैं
वो रिवर कैसी होनी चाहिए? पेरिनियल होनी चाहिए, मतलब उसमें ऐसा होना चाहिए कि साल भर कुछ ना कुछ उसमें पानी आता रहे। बरसातों के टाइम पे तो नॉर्मल मॉनसून का ही रन ऑफ जनरेट हो जाएगा, वही आ जाएगा। गर्मियों के टाइम पे मान लो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, वहां से पानी आ गया, तो पानी आता रहना चाहिए बस, है ना, पानी आता रहना चाहिए, पेरिनियल होना चाहिए। पता चला आपने इतना बड़ा खर्चा करके 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया, डैम वैम खड़ा कर दिया, उसके बाद हुआ ये पानी आता ही नहीं है यहाँ पे। अब पानी नहीं आता है, डैम बना के क्या फायदा? वेट करो, इंतजार करो कब पानी आएगा, हम बना के खड़े हैं यहाँ पे। ये क्या बात हुई? तो ये बात समझ रहे हो? तो द रिवर शुड बी पेरिनियल, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू मेक श्योर। सेकेंड थिंग, व्हाट डू यू वांट? On the upstream side there should be hills like these, hills होने चाहिए, या फिर अपस्ट्रीम साइड में इस तरह की वैलीज होनी चाहिए ऐसी। ये पहला केस है जहां पे हिल्स हैं, ठीक है, और ये दूसरा केस है जहां पे वैलीज हैं अपस्ट्रीम साइड में। डैम का पर्पस क्या है? रिजर्वायर में पानी को स्टोर करना। हम प्रेफरेबल अप्रोच वो रखेंगे जहाँ पे पानी स्टोर तो हो। अगर हिल्स वगैरह हैं तो वाटर का वॉल्यूम जो स्टोर कर पाएगा ये कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैलीज हैं इसके अपस्ट्रीम साइड में तो ये ज़्यादा वॉल्यूम स्टोर कर पाएगा। सो इट शुड हैव वैलीज on its upstream side, not the hills. If there are big hills on the upstream side, there is no point. For example, you have made a dam in the foothill of a hill. और जो हिल जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे डैम बना दिए, तो वहाँ पे पानी स्टोर कैसे कर पाएगा? वहाँ तो जगह ही नहीं है स्टोर करने की। इसी कारण वहाँ पे होनी चाहिए बहुत बड़ी बड़ी वैलीज, ना कि बहुत बड़े बड़े हिल्स, ठीक है? ऑल राइट, और क्या सोच रहे हैं? और क्या होना चाहिए? तीसरा ये होना चाहिए कि आपको कभी भी जब भी कभी आप डैम बनाए जिस भी साइड पे, वो प्रेफरेबली अर्थक्वेक फ्री होनी चाहिए, प्रेफरेबली अर्थक्वेक फ्री साइट होनी चाहिए। अब ये अर्थक्वेक फ्री होने से फायदा ये होता है कि डैम में एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं, और अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन होता है वो रैंडम नेचर का होता है। द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक is can be in any direction, so there is no fixed particular direction, and therefore excess stresses will be generated. If it is an earthquake free zone, or maybe the intensity of the earthquake is less in that particular region, then your dam construction will be less costlier. However, ऐसा नहीं है कि आप earthquake free zone में ही डैम को बना सकते हैं। मैंने वर्ड लिखा है प्रेफरेबली, ठीक है? अगर earthquake free zone नहीं है, if earthquake prone area is there, अगर मान लीजिए earthquake prone area है तो earthquake forces को भी कंसिडर करना पड़ेगा डिजाइन में। earthquake forces को भी आप कंसिडर करेंगे डिजाइन करते वक्त, तो कंसिडर द earthquake forces during the design. Definitely your dam will be more costly, the analysis will also be more tedious, the design will be like more tedious, but yeah, अगर आपको ज़रूरी है उस जगह पे बनाना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डैम्स आर मेड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ओनली, क्योंकि जो हिल्स वगैरह होते हैं, वैलीज वगैरह होते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, वो सारे एरियाज अर्थक्वेक प्रोन होते ही हैं। और जब ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज जहाँ पे डैम बन रहा है अर्थक्वेक प्रोन है, तो इन फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है। तो कैसे कंसिडर करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और बताइए चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिकल मतलब डैम का साइट ऐसी जगह पे होना चाहिए प्रेफरेबली जहां पे मटेरियल इजीली पहुंचाया जा सके, वेयर यू कैन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इजीली, द लेबर इज अवेलेबल इजीली, लोकल लेबर इज अवेलेबल, so that because thousands of people will be required, right? And since thousands of people will be required to build such a mega structure, so you need to have some local labor nearby. Therefore, this economy, to ensure that, you need to ensure these things: material availability, labor availability and all, right? So these are some key points. चलिए लिखिए। first point, the river should be perennial in nature. The river should be perennial in nature. The river should be perennial in nature. Second point लिखिएगा, write down second point. It should be preferably constructed. It should be preferably constructed. It should be preferably constructed
it should be preferably constructed in an earthquake free zone. It should be preferably constructed in an earthquake free zone. It should be preferably constructed in an earthquake free zone. However, if it is not possible, earthquake forces are to be considered during design. Earthquake forces are to be considered during design. However, if it is not possible, earthquake forces are to be considered during design. Earthquake forces are to be considered during design. Third, it should have deep valleys in its reservoir. It should have deep, D-E-E-P, deep valleys in its reservoir. It should have deep valleys in its reservoir to store large volume of water. It should have deep valleys in its reservoir to store large volume of water. यही तो पर्पस है डैम का, स्टोर करना, to store large volume of water. Next point, fourth one, easy availability of material and cheap labor near the dam site. Easy availability of material and cheap labor near the dam site. Near the dam site. Near the dam site. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स मैं कहूँगा, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये की फैक्टर्स मैं कहूँगा जो कि हमें हमेशा फोकस में रखने चाहिए जब कभी भी जिस जगह पे हमें डैम को कंस्ट्रक्ट करना है. इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है ये. अब आते हैं हम लोग ग्रेविटी डैम पे. चलो ये डैम मैंने इन जनरल आपको बताया, अब आते हैं ग्रेविटी डैम पे. ठीक है, ग्रेविटी डैम का सबसे पहले हमको क्या समझना है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्रेविटी डैम, कि एक ग्रेविटी डैम का टिपिकल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, मतलब कैसे दिखाई देता है एक ग्रेविटी डैम क्रॉस सेक्शन में. ठीक है, तो देखिए जैसा कि हर स्ट्रक्चर का ऊपर का, नीचे का, आगे पीछे का हिस्सा होता है, वैसे ही ग्रेविटी डैम का भी है, ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट. तो ये ऊपर में जो सबसे टॉप वाला जो सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द डैम. इसको कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द डैम. ठीक, इसके बाद ये जो अपस्ट्रीम साइड यानी कि रिजर्वायर के साइड वाला, अपस्ट्रीम साइड यानी कि रिजर्वायर के साइड वाला जो फेस होता है इसको हम लोग कहते हैं हेड साइड या फिर अपस्ट्रीम साइड. अब मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, देखना, ये इस तरीके का, तो इसको कहते हैं हम लोग अपस्ट्रीम फेस या हेड फेस. अपस्ट्रीम फेस बोलिए, हेड साइड का फेस बोलिए, बात एक ही है. सिमिलरली क्रेस्ट के आगे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज द डाउनस्ट्रीम साइड. ये क्या है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम साइड हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम साइड. ठीक, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे बेस. तो चारों तरफ से इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर बन गया. ऊपर का हिस्सा, द टॉप वन इज रेफर्ड एज crest. The upstream side where the reservoir is there, that is the upstream phase. The downstream side, the downstream phase. And here it is the base. All right. So this is the reservoir side in which water is stored. This is the reservoir side in which water is stored. This is the water which is stored here. This is also called as head water. This is also called as head water. Head water. There is a certain amount of water on the downstream side also. There is a certain amount of water on the downstream side also, and that is called as tail water.
इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम टेल वाटर। ये है हेड वाटर, ये है टेल वाटर, ठीक है। अब ये बात समझिएगा, ये जो हेड में जो पानी स्टोर होता है, धीरे धीरे करके समझते जाओ ध्यान से। ये जो हेड में जो पानी स्टोर होता है, ये पानी, ये जो वाटर स्टोर होता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें होता है एक डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज माने कि ऐसा स्टोरेज जिसको हम रेगुलर गेटेड ऑपरेशंस में निकाल नहीं सकते। डेड स्टोरेज इज दैट स्टोरेज which cannot be withdrawn during regular gated operations. That is called as a dead storage. A large portion of it, a large portion of the water is in fact a dead storage only. एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो होता है दोस्तों, वो डेड स्टोरेज ही होता है। ये देखिए, ये डेड स्टोरेज होता है जो कि किसी एक्चुअली में काम का नहीं है, ये सिर्फ डैम के अपस्ट्रीम साइड में स्टोर्ड पड़ा रहता है। तो जो पानी की आवाजाही होती है, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग चलती है, वो इस पर्टिकुलर स्टोरेज की चलती है, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं लाइव स्टोरेज। दिस इज कॉल्ड एज लाइव स्टोरेज। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज लाइव स्टोरेज। What is this storage made up of? This storage is that water which regularly comes and goes. Actually, what happens is there are gates here. When you open the gate, lift up the gate, or maybe open the gate horizontally, there are two ways. Either you can lift up the gate vertically upwards, or you can open it, like your doors open in your homes. You can lift it also. So there are various types of gates. So when you open the gates in this region, I'll show you how does it look like. So when you open the gate, this water can be easily taken to the downstream side. But the water here, the dead storage, up till this level, below this level, it will be always stored. Why do we keep it stored when we don't use it? आप कुछ ऐसा है ना, जैसे बैंक में स्टोर करके रखे हो, बैंक में पैसा स्टोर करके रख लिए हो, यूज करते नहीं हो। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये भी डेड स्टोरेज है। डेड का मतलब ये डेड पड़ा रहेगा, हमेशा पड़ा रहेगा, कोई काम का स्टोरेज ही नहीं है। Why should we do that? We do that in order to increase the head. हम ऐसा करते हैं इसीलिए कि इंक्रीज करना रहता है हेड को। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, रियल एग्जाम्पल। रियल एग्जाम्पल ऐसा है, सरदार सरोवर डैम है, उसमें जो हाइट ऑफ द वाटर स्टोर होता है वो होता है 146 मीटर। 146 मीटर। उस 146 में से 93 मीटर की जो हाइट है वो डेड स्टोरेज है। 146 मीटर की जो हाइट है पानी की, उसमें 93 मीटर इज द डेड स्टोरेज, एंड द रेस्ट पार्ट इज अवर लाइव स्टोरेज। तो आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है डेड स्टोरेज में जाता है। इससे क्या होता है? इससे हेड मिलता है, इससे पानी इसके ऊपर स्टोर होता है। समझिए, अगर डेड स्टोरेज नहीं होता, हम लाइव स्टोरेज इतना इतना ही स्टोर करते और फिर यहाँ पे छोटा डैम बनाकर यहाँ से गेट से पास कराते, तो डैम के पास पोटेंशियल हेड, पानी के पास पोटेंशियल हेड नहीं होता। दैट मीन्स डैम वुड नॉट बीन एबल टू गिव द पोटेंशियल हेड टू द वाटर। नाउ सिंस there is a dead storage, whatever the monsoon rainfall will come, runoff will come, that will be stored above dead storage. तो जो अब डेड स्टोरेज के ऊपर स्टोर होगा वो पानी का पोटेंशियल हेड है, और वही हेड को हम कन्वर्ट कर देंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी हेड में। ऐसा ही मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे भाखरा स्कीम है, हीराकुड स्कीम है, ठीक है, कृष्णा डैम है, ठीक है, जहाँ पे कृष्णा रिवर में जो बना है। तो इन सभी डैम्स का जो बेसिक पर्पस है ये है मल्टीपर्पस यूज करना। इरिगेशन स्कीम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरिगेशन के लिए वाटर देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी होता है। उसके अलावा हम एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज़्यादा पानी रखते हैं, तो कभी मान लीजिए लाइव स्टोरेज के साथ साथ एक्स्ट्रा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कुछ ना कुछ करके इसकी पंपिंग वगैरह कर सकते हैं। मोर ओवर, बहुत सारा पानी स्टोर होने से आसपास के एरिया में वाटर टेबल का रिचार्ज भी हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जब हेड होगा पानी के पास, पोटेंशियल हेड, और जब हम इसको स्पिलवे से रिलीज करेंगे, व्हाट इज दैट, व्हाट डिड आई जस्ट से, स्पिलवे। स्पिलवे मतलब पानी को स्पिल आउट करने का वे है, रास्ता है, एक रास्ता है, एक वे है। देयर इज अ चैनल व्हिच अलाउज द वाटर टू स्पिल आउट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिलवे। अ वेल डिजाइन्ड चैनल constructed either on the body of the dam
और मे बी समवेयर बाहर से। जरूरी नहीं है कि स्पिलवे हमेशा डैम की बॉडी से हो। फिलहाल मैं आपको डैम की बॉडी से स्पिलवे ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन जब हम स्पिलवेज पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, तब जरूरी नहीं है कि हम आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे भी स्पिलवे होते हैं जो डैम की बॉडी से नहीं होते हैं, कहीं साइड से स्पिलवे होता है जो यहाँ पर आके स्पिल कर देता है पानी को, तो ये स्पिलवेज कहलाते हैं। तो these spillways release that water, and when they will release this live storage, what is going to happen? That water will have sufficient amount of potential head, and that potential head will be converted to kinetic energy head क्या? और जब ये kinetic energy head में convert होगा तो नीचे में टरबाइन स्टेशन होता है जिसमें आकर के वो पानी फुल एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है, रोटेट करता है बड़ी तेजी के साथ, और कन्वर्जन होता है पोटेंशियल हेड का काइनेटिक एनर्जी हेड, देन काइनेटिक एनर्जी हेड का मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और ये है हमारा एक ऐसा जिसमें कि कोई भी हम प्रकृति को नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट का नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्यों, कैसे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम कोई कोल तो बर्न नहीं किया हमने, राइट? जैसे विंड पावर यूज करना या फिर हेड ऑफ वाटर यूज करना, सोलर पावर यूज करना, दीज आर मोस्ट सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी। ऑलराइट, सो this is how we generate energy also, and that is why we keep a higher head. These things which I am telling are very very important for your interviews also. समझते जाइए, इसमें लिखने का बहुत कम है, समझने का बहुत ज़्यादा है। समझते जाइए इसलिए ध्यान से, ठीक है? एक बार समझ गए तो that is done. उसके बाद देखिए, आप हमेशा कोई भी डैम देख लो, कोई भी डैम दुनिया का उठा लो, हमेशा टेल में पानी होगा ही होगा। टेल में पानी होगा ही होगा, मतलब डैम के जो दूसरी तरफ होगा ना, थोड़ा बहुत पानी बचा होगा। आप कहाँ से हो सुबोध? बिहार। डैम देखे हो कोई सा? बांध देखे हो? बांध हरिद्वार में देखे थे, वहां पे दूसरी तरफ भी पानी था। अच्छा, अब समझो क्यों था। वो इसीलिए होता है, बात समझिए, कि टेल में पानी इसलिए रखा जाता है ताकि जब बहुत सारी एनर्जी के साथ पानी नीचे आके अटैक करेगा, सरफेस पे अगर डायरेक्ट अटैक कर देगा, तो ऐसे में होगा ये कि सरफेस की स्काउरिंग करनी स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको दूसरे डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमने डैम बनाया और हमने टेल में पानी नहीं रखा, टेल में एम्प्टी, तो जब बहुत सारी एनर्जी के साथ पानी आता है तो ये सीधा यहाँ पे स्काउरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जब ऐसा करता है तो धीरे धीरे स्काउरिंग प्रोपगेट करती है डैम के नीचे, और ये डैम की नींव को, फाउंडेशन को डैमेज कर देती है, खराब कर देती है। इससे पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज्ड, तो होल स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज्ड, खत्म। इसीलिए ये जो टेल में रखा जाता है पानी, अगर नेचुरल स्लोप परमिट करता है, अगर नेचुरल स्लोप परमिट करता है तो टेल में पानी पड़ा रहेगा। अगर नेचुरल स्लोप परमिट नहीं करता, जैसे भाखरा डैम की मैं बात करूं, भाखरा डैम में नेचुरल स्लोप थोड़ा ज्यादा है, तो जो पानी स्पिल आउट करते हैं ना, वो भाग जाता है, निकल जाता है। इन द भाखरा डैम द नेचुरल स्लोप आफ्टर द डैम इज वेरी स्टीप, and therefore whatever water which is discharged from the spillway, it simply runs off, and therefore there is no tail water to take up that energy. So what they have done is they have artificially built a wall here. They have artificially built a wall so that always a particular depth is stored. हमेशा इतनी डेप्थ तो बनी ही रहे। हाँ, इसके बाहर जब डेप्थ जाएगी तो फिर वो नेचुरल स्लोप को फॉलो करते हुए निकल जाए, अपने को फिर कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी वॉल भी बना के रखे हुए हैं, हेवीली बिल्ट एम्बैंकमेंट बना दिए कंक्रीट का। जब ऐसा कर दिए तो क्या हुआ, पानी इतने लेवल तक तो स्टोर रहेगा ही, और यही पानी जब पानी ऊपर से आएगा, वाटर ऊपर से आएगा, खूब सारी एनर्जी के साथ आएगा, वाटर ऊपर से आएगा, खूब सारी एनर्जी के साथ आएगा, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब डायरेक्टली वो ग्राउंड पे ना अटैक करके वो क्या करेगा, पानी पे करेगा, और इसको बोलते हैं वाटर का cushioning effect. That means water will act like a cushion where the energy will be dissipated after the water from the top hits this water. So that tail water is very very important in order to safeguard the structure from this much amount of energy of the water. So tail water हमेशा रखा जाता है, tail water हमेशा रखा जाता है,
ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये देखोगे कि टेल वाटर नहीं है, डेफिनेटली होगा इफ द डैम इज अंडर ऑपरेशन। डैम बंद पड़ गया है तो बात अलग है, यूज नहीं हो रहा आजकल तो बात अलग है, लेकिन अगर डैम अंडर ऑपरेशन है तो टेल वाटर हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा टू सेफगार्ड द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो इधर अपस्ट्रीम साइड में वो पॉइंट जो कि बेस से मिल रहा है, इसको बोलते हैं हील ऑफ द डैम, इसको बोलते हैं हील। जैसे हमारे जूतों में भी हील होता है ना, पीछे हमारे फुट के हील होता है, सामने टो होता है, वैसे ही डैम का ये वाला हिस्सा इसको हील कहते हैं, और आगे वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग कहते हैं टो। दिस इज कॉल्ड एज टो ऑफ द डैम। सो दिस इज द हील ऑफ द डैम, दिस पॉइंट इज द टो ऑफ द डैम। 2D में, ये 2D है कि नहीं, 2D प्लेन, तो 2D में आपको एक पॉइंट दिखेगा हील का, एक पॉइंट दिखेगा टो का। 3D में हील की लाइन दिखेगी और टो की लाइन दिखेगी। तो मैं 3D में बना के दिखाऊं आपको, ये देखिए 3D में ऐसा दिखेगा, 3D में इट विल बी लाइक दिस। एक तरफ का टो का दिखा दे रहा हूं, हील का इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा इस तरीके का जो डैम बना है, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी लाइन होगी हमारी टो की लाइन होगी। सिमिलरली इसके पीछे साइड ये भी एक हील की लाइन होगी, तो ये पूरी लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। 2D में आपको एक पॉइंट दिखेगा, तो ये है पूरा टो वाला हिस्सा और इसके पीछे है हील वाला हिस्सा। ये जो गेट्स होते हैं दोस्तों, वो गेट्स कैसे होते हैं, गेट्स यहाँ पे लगे रहते हैं, ये सारे के सारे गेट्स हैं, ये देखो ये गेट होगा, ये एक गेट होगा, ऐसे गेट्स लगे रहते हैं ऐसे। अब ये गेट्स में, ये जो गेट्स होते हैं ना, गेट को ओपन भी कर सकते हैं और वेरियस मैकेनिज्म्स होता है गेट को ओपन करने का। मतलब ये क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए अंदर और एनक्लोजर्स है। या तो ऊपर लिफ्टिंग वाले गेट्स होते हैं, ऊपर से लिफ्ट कर लिया जाता है, यहाँ पे इस तरीके का स्लूज गेट्स होते हैं, ऊपर से लिफ्ट कर लिया जाता है इनको ऐसे, और इस तरीके से लिफ्ट करके पानी को रास्ता दिया जाता है। तो जिन जगहों पे गेट्स होते हैं और जहाँ से पानी रिलीज होता है, वहाँ पे वेल डिजाइंड चैनल्स होते हैं, वेल डिजाइंड चैनल्स होते हैं। जैसे ये एक चैनल होगा, एक वेल डिजाइंड चैनल, जिसका हम डिजाइन करेंगे, हम देखेंगे। जो मोस्ट कॉमनली डिजाइंड चैनल्स होते हैं वो होते हैं ओगी स्पिलवेज होते हैं, सैडल साइफन स्पिलवेज होते हैं। तो ये सारे के सारे स्पिलवेज हम देखेंगे। तो वाटर क्या करता है, वाटर इन स्पिलवेज में से आता है और आ करके टेल साइड में इस तरीके से, पहले से पानी हम कुछ स्टोर करके रखें, पहले से हम थोड़ी सी डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर करके रखे हैं, तो ये है हमारी स्टोर्ड डेप्थ ऑफ वाटर। ये तो वाटर क्या कर रहा है, स्पिलवे से जो पानी आ रहा है वो आ करके हमारी स्टोर्ड डेप्थ ऑफ वाटर में अटैक करता है इस तरीके से। तो जो रेगुलर गेटेड ऑपरेशन होता है उसमें लाइव स्टोरेज इस तरीके से बाहर निकल सकता है, लाइव स्टोरेज इस तरीके से बाहर निकल सकता है। गॉट द पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को बोलते हैं ड्रेनेज गैलरी। एक और एलिमेंट होता है जिसको ऐसे शो करते हैं, ये इसका सिंबल है। जब भी ऐसा बना हो समझना कि ये सिंबल है, किसका सिंबल है, ड्रेनेज गैलरी का सिंबल है। ये है ड्रेनेज गैलरी का सिंबल, ठीक है। तो ये जो ड्रेनेज गैलरी है, ये इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ड्रेनेज गैलरी। सुबोध आवाज ठीक आ रही है? तो ये जो ड्रेनेज गैलरी है क्या काम करती है, बात समझेगा। ड्रेनेज गैलरी जो है ना, ये जो नीचे से कभी कभी सीपेज हो रहा होता है। कब होता है सीपेज? नीचे से सीपेज तब होगा जब नीचे सॉइल होगा। जब नीचे सॉइल होगा तो सॉइल की टेंडेंसी है सीप करने की। कोर्स सॉइल में सीपेज का रेट, कोर्स सॉइल में सीपेज का रेट मतलब किस रेट से पानी यहां से वहां जा रहा है। तो कोर्स सॉइल में सीपेज का रेट ज्यादा होगा, फाइन सॉइल में सीपेज का रेट कम होगा। और अगर नीचे रॉक फाउंडेशन है तो सीपेज नहीं होगा। जब कभी भी रॉक फाउंडेशन होता है तो फिर ड्रेनेज गैलरी की जरूरत नहीं होती। Whenever there is rock foundation, there is no provision for drainage gallery required to be given. However, whenever there is a soil below that, whenever there is some soil below the dam, then there has to be a compulsion that you have to provide a drainage gallery. There are other options. If you are not providing drainage gallery, you can resort to some other options. अगर आप ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन ड्रेनेज गैलरी के अलावा अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव चीज़ें भी हैं जो
हमारे डैम के नीचे होते हुए सीपेज को रोक सकती हैं या फिर कम कर सकती हैं। डैम के नीचे होते हुए सीपेज को या तो रोक सकती हैं या तो कम कर सकती हैं, दोनों काम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैसे डिजाइन किया है। तो जो ड्रेनेज गैलरी है, ये जो ड्रेनेज गैलरी है ये क्या होती है बात समझिएगा, क्या मैकेनिज्म है इसका। ड्रेनेज गैलरी जो है ये एक पाइप से कनेक्टेड होता है, एक पाइप से कनेक्टेड होता है जो कि बेस में जाकर के अंदर ऐसे जाकर के पेनिट्रेट करता है ये पाइप, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक और पाइप होता है जो कि डैम की बॉडी से जाकर टेल वाटर में पानी को रिलीज करने का काम करता है। तो इस तरह का कनेक्शन होता है। तो ऐसा कनेक्शन नहीं दिखा करके हम सिर्फ ड्रेनेज गैलरी के लिए ऐसा सिंबल बना देते हैं, बस वो समझ में आता है कि हाँ भाई ड्रेनेज गैलरी है। क्योंकि ऐसा जो कनेक्शन होगा, ये ऐसे जो पाइप का कनेक्शन होगा, अगर मैं ड्रेनेज गैलरी आपको 3D में दिखाऊं तो ड्रेनेज गैलरी ऐसी दिखेगी। ये देखो, ये ऐसी है और ये है हमारी ड्रेनेज गैलरी, ऐसा ऐसा इस तरह का दिखेगा ड्रेनेज गैलरी। तो ये जितनी लेंथ है डैम की लेंथ अगर मान लीजिए L है, ये है हमारी डैम की लेंथ पूरी, तो ड्रेनेज गैलरी की लेंथ भी L होगी। मतलब जहां तक डैम जाएगा वहां तक ड्रेनेज गैलरी जाएगी। लेकिन ड्रेनेज गैलरी में जो पाइप्स होते हैं वो बीच बीच में होते हैं, मतलब यहाँ एक पाइप होगा, यहाँ एक पाइप, यहाँ एक पाइप, यहाँ एक पाइप। सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ से एक पाइप ट्रेल में जाएगा, यहाँ से एक पाइप टेल में जाएगा, ऐसे करके यहाँ से एक पाइप होगा वो टेल में जाएगा, ठीक, ऐसे टेल में जाएगा, और यहाँ से एक पाइप होगा वो टेल में जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या काम करते हैं, ये पानी को लेकर के टेल वाटर में डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। पानी को लेकर के टेल वाटर में डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। दे टेक द वाटर सीपिंग बिलो and then they discharge the same water in the tail, and that happens continuously without any pumping mechanism। ये अपने आप होता है बिना किसी पंपिंग मैकेनिज्म के। कैसे होता है अपने आप? पानी के पास एनर्जी है, पानी के पास हेड है। Is the head available here? Is the head available here sufficient by itself to raise the water up till here, up to the drainage gallery point? Yes, it is, because what is the hydraulic gradient line in this case? The hydraulic gradient line or the HGL, if I'll plot it, it will be the topmost point here and the bottommost point here. तो ये हमारी क्या है? ये हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तो हुई, और क्या हुई? ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हुई P by gamma plus Z। अब प्रेशर तो दोनों पॉइंट पे सेम है, एटमॉस्फेरिक। किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है Z पे। व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन? HGL। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग अगर मान लो कॉलेज में 2-4 दिन भी जाते हो तब भी पता होना चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज P by gamma plus Z। नहीं पता होगा तो OCF में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो सॉइल में भी पढ़ोगे। तो ये P by gamma plus Z वाली लाइन है। इसका मतलब ये है कि पानी के पास इन पॉइंट्स पे इतना प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होगा। तो ऐसी बात है, तो भाई बात समझो कि अगर पानी यहाँ से सीपेज कर रहा है तो पानी का इतना हेड तो होगा ही ना कि यहाँ तक रेस करे। इनफैक्ट उसका इतना हेड होगा कि यहाँ तक के रेस कर जाए, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, थ्योरेटिकली विदाउट एनी लॉस। कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो हम इसलिए ड्रेनेज गैलरी को बहुत ऊपर नहीं बनाते, नीचे नीचे ही रखते हैं। वो फ्रिक्शनल लॉसेस भी हो जाते हैं ऊपर चढ़ते वक्त, ठीक है, सब चीज़ें समझते जाओ। फ्रिक्शनल लॉसेस भी हो जाते हैं, तो हम ड्रेनेज गैलरी को काफ़ी नीचे रखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि ड्रेनेज गैलरी को आप यहाँ पे बना दो। अब यहाँ तक तो पानी थ्योरेटिकली भी नहीं चढ़ पाएगा, प्रैक्टिकली तो दूर दूर की बात भी नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ तो थ्योरेटिकली भी यहाँ तक पानी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर बना दी ड्रेनेज गैलरी, ठीक है। तो ड्रेनेज गैलरी जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? ड्रेनेज गैलरी बनेगी नीचे नीचे बनेगी, और उसमें पानी जाएगा खुद ब खुद ऊपर राइज करेगा, और पाइप होगा, वहां से वो डाउनस्ट्रीम साइड में टेल वाटर में पानी डिस्चार्ज करता रहेगा। सो द ड्रेनेज गैलरी, द पर्पस ऑफ ड्रेनेज गैलरी इज टू टेक अप द वाटर from the base, and the water will go automatically because it has energy. Drainage gallery will be placed in such a way, it will be designed and placed in such a way that the water which has some energy rises automatically because of its pressure. It has pressure, यहाँ से दबाव है ना, यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ से आप चढ़ गए इसके ऊपर, बैठ गए इसके ऊपर जाके पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर बैठ गए, चढ़ गए, तो यहाँ पे पानी और ऊपर राइज करेगा कि नहीं करेगा? तो जितना हेड यहाँ पे बढ़ता जाएगा उतना ये ऊपर राइज करता जाएगा, क्योंकि पानी के पास हेड होगा, वाटर विल हैव हेड।
So water, due to its particular head, will rise here and that water will be drained out. Why we are doing that? Now this is what we are doing, right? Why we are doing like that? In order to reduce our seepage losses. Reduce our seepage losses in the sense, we can say that seepage pressure. Because understand, there is this pressure exerted by water, because when there is some pressure from here, when the water is passed here, the water is physically incompressible. Water molecules are physically incompressible. वाटर मॉलिक्यूल्स फिजिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं. इसी वजह से पानी पे अगर दबाव पड़ेगा तो पानी उल्टा दबाव लगा देगा. पानी पे दबाव पड़ेगा तो पानी उल्टा दबाव लगाएगा और हर तरफ लगाएगा. कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है और वो फिजिकली इनकम्प्रेसिबल होता है पानी. तो इसी वजह से अगर यहाँ से पानी का दबाव लग रहा है और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हैं, तो जब इन पे दबाव लग रहा है तो इन यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे भी दबाव यानी कि प्रेशर लगेगा. ये हर तरफ प्रेशर लगाएंगे तो डैम के ऊपर की तरफ भी उसका एक कंपोनेंट आएगा, उस प्रेशर का कंपोनेंट आएगा और उसकी वजह से डैम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकता है. Because of that, the dam can lift upwards because of that. And that is what is called as uplift pressure or simply seepage pressure in normal terms. Because uplift pressure is coming because of the seepage. If there would have been no seepage, the movement of water, seepage matlab movement of water. So there would have been no movement of water or seepage, there would not have been any uplift pressure. And since there is some seepage going on, there is a difference between upstream and downstream side, practically speaking. There will be seepage because there is a head causing seepage. What is the head causing seepage in these two cases? The head causing seepage is the difference between upstream and downstream side. This is the head causing seepage. यही लेते हो आप soil mechanics में भी, head causing seepage, upstream और downstream side के बीच में head जो head difference होता है. तो इसी हेड डिफरेंस की वजह से सीपेज होता है और जब सीपेज होता है तो वो पानी हर तरफ अपना प्रेशर भी लगाता है और उसका जो ऊपर का कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, जिसकी वजह से ग्रेविटी डैम का पर्पस शायद फेल हो जाए. बिकॉज ग्रेविटी डैम इज द डैम विच कैन रेजिस्ट ऑल द फोर्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट. ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम है जो अपने सारे फोर्सेस को रेजिस्ट कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट. बट अगर उसके सेल्फ वेट को कम करता हुआ कोई एक उल्टा प्रेशर लग जाए, अपोजिट प्रेशर लग जाए, तो ऐसे में हो सकता है कि डैम में फेल. डैम विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट ऑल द फोर्सेस बिकॉज इट्स नेट वेट हैज रिड्यूस्ड. बिकॉज ऊपर से उसका वेट है, नीचे से कोई और दूसरा सीपेज प्रेशर भी आ गया. सो वी हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंगली डियर फ्रेंड्स. समझ में आई बात? तो ये है ड्रेनेज गैलरी की कहानी. तो ये जो बेसिक टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है ग्रेविटी डैम का, वो मैंने आपको बताया. क्या बताया आपको? आपको बताया है टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्रेविटी डैम. टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम. ठीक, ऑल राइट. नाउ गिव अस अ हेडिंग ग्रेविटी डैम. ग्रेविटी डैम की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, फिर ये बनाएंगे पूरा. ग्रेविटी डैम की डेफिनेशन लिखिए. एंड आई वुड रिकमेंड कि जितना भी मैंने अभी पिछले आधे पौन घंटे में इसको एक्सप्लेन किया है, आई वुड रिकमेंड टू वॉच इट अगेन. फिर से देखिएगा इसको, ठीक है? और जहाँ जहाँ पे जो जो मैंने बोला है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? आई वुड रिकमेंड टू वॉच इट वंस मोर. एक और बार देखिएगा, ठीक है? एंड जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. वॉच इट वंस मोर, ठीक? ऑल राइट. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी डैम. राइट डाउन. A gravity dam is a structure. A gravity dam is a structure which is designed in such a way a gravity dam is a structure. A gravity dam is a structure which is designed in such a way that its own weight resists the external forces.
in such a way that its own weight resists the external forces. Its own weight resists the external forces. Full stop. A gravity dam is usually built of किसका बनता है ग्रेविटी डैम? या तो कंक्रीट का बनेगा या तो मेसनरी का बनेगा, ठीक है, जो भारी भी हो और वॉल्यूम में ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जा सके. मे बी बिल्ट ऑफ कंक्रीट और मेसनरी. कंक्रीट और मेसनरी, ठीक है, राइट. इसके बाद ये आ रहा है ना बोर्ड में, पूरा यहां तक आ रहा है, ठीक है. इसके बाद एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाइए. मेक द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रेविटी डैम. ठीक, चलो. इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ ग्रेविटी डैम. इसके बाद देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं ग्रेविटी डैम में, कैसे कैलकुलेट करते हैं. Forces acting on a gravity dam. There are 7 forces which act on a gravity dam. Those 7 forces are, सबसे पहला और एक बहुत बड़ा फोर्स है वो है उसका खुद का सेल्फ वेट ऑफ द डैम, ठीक है. दूसरा एक बड़ा फोर्स जो उस पर लगता है वो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके लिए बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए. तो जो स्टोर्ड वाटर फोर्स लगाएगा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डैम, वो डैम पे फोर्स लगेगा. तीसरा अपलिफ्ट फोर्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर सीपेज हो रहा है तो अपलिफ्ट हो सकता है, तो वो अपलिफ्ट फोर्स इंक्लूड करेंगे. सीपेज नहीं हो रहा है तो बात अलग है. सीपेज कब नहीं होता? सीपेज तब नहीं होगा जब नीचे रॉक होगा, फाउंडेशन. सिविल सर्विसेज का एक सवाल है, आईएफएस का एक सवाल है फॉरेस्ट सर्विसेज का, जिसमें कि ये बोला गया है अ ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रॉक फाउंडेशन हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स. इस तरीके के दिया हुआ है. तो उसके लिए हिंट है रॉक फाउंडेशन. अगर रॉक फाउंडेशन में बना है, उसके नीचे पूरा रॉक है, तो सीपेज की कोई बात नहीं होती. तो उस जगह पर आपको अपलिफ्ट नहीं कंसिडर करना है, ठीक है. तो अपलिफ्ट कब लेंगे कब नहीं वो आप समझ गए, ठीक है. सॉइल वगैरह दिया होगा या फिर कुछ नहीं दिया होगा तो अपलिफ्ट इन जनरल हम ले लेंगे. वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर वर्स्ट केस में सेफ है हम, इफ यू आर सेफ इन द वर्स्ट केस सिनेरियो वी आर सेफ इन एवरी अदर केस, राइट. बट इफ इट इज सेड इन द क्वेश्चन दैट इट इज मेड ऑन रॉक, देन नो नीड टू कंसिडर अपलिफ्ट फोर्स. द फोर्थ बिग फोर्स, मेजर फोर्स, is the earthquake force on dam. That is the earthquake force on dam. The fifth one is silt pressure force on dam. Silt का pressure and pressure की वजह से force. Pressure distribution diagram से total force निकलता है कि नहीं. Sixth is our wind and wave pressure force. Wind and wave. We have combined wind and wave pressure force on dam. And the seventh one is ice pressure force on dam. Ice pressure force on dam. All right, these 7 forces are there. Out of these 7, our literatures suggest us, and that is true also, ये 4 होते हैं major forces और ये 3 होते हैं minor forces. ये जो नीचे के 3 हैं तो जरा minor, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर बोलता है ना एनालाइज करो डैम को, इन जनरल एनालिसिस बोलता है, तो अगर आप सिर्फ मेजर फोर्सेस को लेकर ही एनालिसिस कर देंगे, इफ यू विल टेक ओनली द मेजर फोर्सेस एंड डू द एनालिसिस, योर एनालिसिस विल बी गुड इनफ, because the magnitude of these minor forces is not that high, usually is not that high in comparison to whom? In comparison to major forces. However, if a question is there in which they are asking to find a minor force, then definitely we can find a minor force. But if there is a conventional question in which detailed analysis has to be done, in that question, in such questions, if at all there is nothing said whether to take minor forces or not, don't take them, because if these values are like 10 to the power 6 something, these values will be 10 to the power 2 something. There is a huge difference.
there is a huge difference. So therefore, if nothing is said about the minor forces in a conventional question, no need to take these, because it would hardly matter, you will waste your time unnecessarily. But if, for example, in a conventional question it is asked to find these also, then do it. In a general question, if nothing is said about it, then just take the major forces. If an objective question is there where you have to find only the silt pressure or maybe the wave pressure, maybe the ice pressure, then definitely we have to find those. ठीक है ना? तो मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ आपको, कंपैरेटिवली समझो, बाकी पढ़ना सब है हमको, ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, पढ़ना सारा है, सिलेबस में सारा कुछ है, बाकी मैं बता रहा हूँ वैल्यू के वाइज ये मेजर है और बाकी जो है वो माइनर है। वैल्यू के हिसाब से ये मेजर है और बाकी सब माइनर है। बाकी जो पूछेगा निकालने के लिए वो निकाल देना, नहीं पूछेगा तो नहीं निकालना, माइनर वाला। ठीक है, सिंपल। ठीक है, एक और चीज, इसमें सारे के सारे फोर्सेस एक्सेप्ट सेल्फ वेट डैम पर है, ऑन द डैम, 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 बट दिस इज ऑफ द डैम। ये जो है ये एक ऑड वन आउट है, ऑफ द डैम, मतलब डैम के पास खुद का जो है वो सिर्फ सेल्फ वेट ही है, अपने सेल्फ वेट से ही उसे इन सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करना है। बाकी सब फोर्सेस डैम पर लग रहे हैं, दीज आर द फोर्सेस ऑन द डैम, बट देयर इज वन फोर्स ऑफ द डैम, दैट इज द सेल्फ वेट, दैट इज ट्रूली इट्स ओन force which it has, with the help of which it has to resist all these forces. Now let us start seeing that how should we consider all these forces. The very first, the self weight of the dam. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल्फ वेट ऑफ द डैम। जितने भी फोर्सेस हैं, मोमेंट्स हैं, एनालिसिस है, सारा कुछ यूनिट लेंथ ऑफ द डैम पे होता है। All the analysis is done in unit length of the dam. We'll consider 1 meter length of the dam always. If the dam is safe in 1 meter in unit length, the dam will be safe throughout the length. If the dam is of 800 meters, you don't have to take 800, you just focus on 1 meter. If that satisfies all the criteria in 1 meter, it will satisfy the criteria throughout. So what we'll do is, we'll just consider the 1 meter like this. For example, if there is a dam like this, we'll just consider 1 meter length. That's it. पानी भी 1 मीटर, डैम भी 1 मीटर, सब कुछ 1 मीटर पे। और 1 मीटर के एनालिसिस पे अगर सब कुछ सेफ आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, तो कितना भी लेंथ होगा सब ठीक ठाक ही आएगा, क्योंकि वही चीज रेप्लिकेट होती चली जाएगी आगे पीछे हर तरफ, राइट? ऑल राइट, सो द एनालिसिस विल बी डन विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीटर, दैट इज एस्टैब्लिश्ड 1 मीटर। ठीक, नाउ आई विल शो दैट दिस थिंग इन 2D, इसको 2D में ही दिखाऊंगा मैं, that would be better. So see the same thing but in 2 dimensions, okay? Now how would you find out the self weight? You should know the specific gravity of the material also. You should know the specific gravity of the material also. Let us suppose G is the specific gravity of material. Specific gravity of material. Because in order to find out the weight, volume should be multiplied by density to get the weight. Volume should be multiplied by density to get the weight. In order to find out density, at least you should know the specific gravity. All right? अब यहाँ पे 2 तरह के मटेरियल यूज होते हैं, या तो मेजनरी यूज हो सकता है या फिर कंक्रीट भी यूज हो सकता है। तो फॉर मेजनरी G की वैल्यू ली जाती है 2.24 एंड कंक्रीट के लिए G की वैल्यू ली जाती है 2.4। रिमेंबर, मेजनरी के लिए G की वैल्यू 2.24 यानी कि 2240 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, और कंक्रीट के लिए G की वैल्यू 2.4 यानी कि 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये ली जाती है। ये इसके पीछे का भी कोड है, बाद में बताऊंगा, सब कोड वगैरह जो भी चीजें हैं ना वो सब आगे आएंगी, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये G की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, कंक्रीट के लिए और मेजनरी के लिए। ठीक, अब अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखिए सेल्फ वेट निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से W सेल्फ निकल जाएगा। क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल दीजिए। लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G एंड दिस इज H। ठीक है जी,
तो भाई ऐसा है, आप क्या करिए कि एरिया ऑफ ए बी सी निकालिए, एरिया ऑफ ये सी डी जी एच निकालिए, एरिया ऑफ डी ई एफ भी निकालिए, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी निकालिए, एरिया ऑफ सी डी जी एच निकालिए, एरिया ऑफ डी ई एफ निकालिए, सबका एरिया निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिए, क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए डेंसिटी से, तो क्या मिल गया? मास मिल गया, वेट मिल गया। वेट निकाल लो, मास निकाल लो, जो भी आपका यूनिट गिवन हो। अगर केजी वेजी में चल रहा है तो केजी में निकलेगा, न्यूटन किलो न्यूटन में चल रहा है तो उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो W सेल्फ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ दिस ए बी सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ये जो सी डी जी एच, एरिया ऑफ सी डी जी एच, प्लस एरिया ऑफ ये देखो डी ई एफ, तो ये निकल गया हमारा पूरा एरिया। एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो ये इतने मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम। इतने मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय जी गामा डब्ल्यू। जी गामा डब्ल्यू इज व्हाट? आवर डेंसिटी। जी गामा डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, दैट इज जी गामा डब्ल्यू। ऐसा करके सेल्फ वेट निकल गया। ऐसा भी कर किया सकता है, आप इंडिविजुअली सेल्फ वेट निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू लोकेट इट्स सी जी, ओके, and mark it here. Let us suppose that is W1. Locate its CG, mark it here. This is W2 because the weight is assumed to act on its center of gravity. जो weight होता है, it is assumed to act on its CG, on the center of gravity. So you can easily find out CG of the triangles, rectangles, triangles like that, right? So therefore, W self can also be written in this way: W1 plus W2 plus W3. नथिंग बट W1 क्या हो जाएगा? W1 यही तो है, एरिया ऑफ ए बी सी इंटू 1 इंटू जी गामा डब्ल्यू। W2 यही तो है, एरिया ऑफ सी डी जी एच इंटू 1 इंटू जी गामा डब्ल्यू। W3 क्या है? W3 है एरिया ऑफ डी ई एफ इंटू 1 इंटू जी गामा डब्ल्यू। समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। मैंने गामा डब्ल्यू लिखा है, मैं रो डब्ल्यू लिख दूंगा तो ये केजी में हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। डिपेंड करता है आप क्या यूनिट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, ठीक है। मास लिखो, वेट लिखो, एनालिसिस तो हो ही सकता है दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ये देखो मीटर क्यूब कट जाएगा, किलो न्यूटन में मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से सेल्फ वेट निकाला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज आती है। यहाँ पे जो मैंने एक केस लिया है, ये एक ऐसा कुछ जनरल टाइप का केस है वेयर, जो केस लिया है, दिस इज अ जनरल टाइप ऑफ केस वेयर अपस्ट्रीम फेस इज पार्टली वर्टिकल पार्टली इंक्लाइंड। कैसा अपस्ट्रीम फेस है? ये पार्ट वर्टिकल पार्ट इंक्लाइंड है, पार्ट वर्टिकल पार्ट इंक्लाइंड, बट इट इज अप टू द डिजाइनर। मैंने आपको पहले बताया हमें डिजाइन नहीं करना है, बट या इट इज अप टू द डिजाइनर what he feels suitable as the cross section. There are other cases also. You can have a gravity dam with completely inclined face. This is what? Inclined upstream face. This is completely inclined upstream face if at all required. अगर मान लीजिए ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वेट और बढ़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है एक इंक्लाइंड अपस्ट्रीम फेस दे दे। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है तो कंप्लीटली वर्टिकल ही दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ये डिज़ाइनर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, बहुत सारी टेरेन कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये क्या है? ये कंप्लीटली वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस है, वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस है। तो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल होते हैं। क्या 3 केसेस? एक होता है पार्ट वर्टिकल पार्ट इंक्लाइंड, जो मैंने इसे जनरल फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया। एक होता है इंक्लाइंड अपस्ट्रीम फेस, एक होता है वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस। चाहे वो कैसा भी केस हो, आप तीनों ही केसेस में सेल्फ वेट निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे से डिवाइड कर लेना, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पोर्शन का वेट आ जाएगा W1, यहाँ पे ये वेट आ जाएगा W2, ये वेट आ जाएगा W3। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे भी हम सेल्फ वेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे दी हैं, अगर एग्जाम में नहीं दी जाएंगी तो टेक अप दीज वैल्यूज। ऑलराइट, चलो तो ये लिख लो सेल्फ वेट ऑफ द डैम। पहले पॉइंट्स दिखा दो सारे साथ, यार है ग्रेट। पहला सेल्फ वेट ऑफ द डैम, यहां से दिखा दो, पहले यहां से रख दो, रख दी। कहां तक आ रहा है?
आखिरी तक नहीं आ रहा होगा। हाँ, अब यहां से दिखा दो, ये यहां से आ रहा है, यहां से आखिरी तक, है ना? ये देखो यहां से आ रहा है ना? बस ठीक, चलो लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया सेल्फ वेट लेने का तरीका, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डैम पे। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डैम। हाइड्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो पहली चीज, पानी ठहरा हुआ है, स्टैटिक वाटर इज देयर, और हाइड्रो मतलब पानी का है, तो पानी जो पीछे ठहरा हुआ है, स्टैटिकली ठहरा हुआ पानी है, स्टिल वाटर इज देयर, सो व्हाट इज द फोर्स इट इज जनरेटिंग? इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक गिलास में हम पानी भरते हैं, एक गिलास में पानी भर के आपको दिखाते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये पानी का शेप है क्या? जो गिलास का शेप है, मतलब वाटर विल टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। इन अपोजिट वे वी कैन ऑल्सो से दैट container while it is containing this water, अगर ये कंटेनर नहीं होता, सडनली मैं कंटेनर हटा दूं यहां से, तो पानी इधर उधर बह जाएगा। मतलब एक कंटेनर ने पानी को इस तरीके से रोक के रखा है। या तो ऐसा कहो कि पानी ने इस कंटेनर का शेप ले लिया, या उल्टा सोचो, उल्टा क्या कहेंगे? उल्टा ये कहेंगे कि कंटेनर ने पानी का शेप ले लिया है, कंटेनर ने पानी को अपने शेप में रखा है, ऐसा। तो कंटेनर ने जो पानी को अपने शेप में रखा है, तो कंटेनर पे पानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, और ये पे पानी ठहरा हुआ है। इसी तरीके से एक दीवार है मान लो, और उसके पीछे पानी रखा हुआ है, जैसे डैम है, तो डैम के पीछे पानी रखा हुआ है, तो जो डैम पानी को होल्ड करके रखा है, तो डैम के सरफेस पे भी एक कांस्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा होगा, क्योंकि अगर डैम नहीं होता तो क्या पानी वहां टिका होता? इफ द डैम वुड नॉट हैव बीन देयर, would the water would have been stationary there? No, it would have simply ran off. So the hydrostatic force is that force which is exerted by water on the dam body just because dam is holding that water, right? So देखिए, तो अगर मान लीजिए हाइट कैपिटल H है, जहां तक के ये है, कैपिटल H हाइट है जहां तक के पानी है, this is a capital H height up till where the water is there, ठीक है? And from now onwards, if we'll write capital H, that means height of water on the upstream side. Capital H का मतलब ही होगा height of water on the upstream side. This is the meaning, all right? Similarly, there will be some water on the downstream side also. Downstream side में पानी है ना, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं tail water. क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं हम टेल वाटर। सो ये यहाँ पे भी बना देते हैं, ये वाटर, here also the water is there, that is what tail water, its height is small h। अब याद रखिएगा, जब कभी भी हम small h लिखेंगे, that means small h by default मतलब समझ जाना कि टेल वाटर की हाइट है, कैपिटल H by default समझ जाना हेड वाटर की हाइट है, ठीक। कैसा फोर्स लगता है? हाइड्रोस्टैटिक का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोस्टैटिक का नेचर एफएम में डिराइव भी करते हैं ना हम लोग। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द कंटेनर, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल ऑलवेज बी ट्रायंगुलर इन नेचर। गामा डब्ल्यू एच का वेरिएशन P इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच, राइट? तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे भी, यहाँ पे वही चीज हो रही है। क्या हो रहा है देखिए, ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, इट विल वेरी लीनियरली, 0 एट द टॉप टू गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल H एट द बॉटम, और जो वेरिएशन होगा वो इस तरीके का ट्रायंगुलर होगा, और ये डैम की तरफ होगा, इसीलिए क्योंकि डैम ने इसको इस फॉर्म में रोक के रखा है। डैम को हटा देते तो ये तुरंत पानी वहां चला जाता और वहां का पानी यहाँ पे आ जाता। इमेजिन करो, तो इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, और वो भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, ऐसा 0 एट द टॉप to gamma w into small h at the bottom, gamma w into small h at the bottom. So this is what is hydrostatic force from both the sides.
देयर रिजल्टेंट, लेट अस सपोज हमें हाइड्रोस्टैटिक जो है ना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्टेंट दिखाना है, तो द रिजल्टेंट विल बी पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, विल कॉल दैट एज P, विल कॉल दैट एज P, ठीक है। सिमिलरली जो इसका रिजल्टेंट होगा वी विल कॉल दिस एज P डैश। अब ये P और P डैश क्या है दोस्तों? P जो है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नहीं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से हम फोर्स दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड, फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड। अब ये भी पानी यहाँ पे ठहरा हुआ है, क्यों ठहरा हुआ है, क्यों है यहाँ पे रुका हुआ? क्योंकि डैम का जो ये वॉल है ये इसको इस फॉर्म में रोक के रखा है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ का पानी यहाँ का पानी यहाँ बड़ी आसानी से आ जाता, isn't it? So वो रुका हुआ है, the very reason that it is still there is because the dam is not allowing the water to move on this side and therefore dam is experiencing some force. So P dash कहेंगे इसको, और P dash है hydrostatic force from which side? From the downstream side. How do you compute force from the pressure distribution diagram? How do you compute force from the pressure distribution diagram? कैसे निकालते हैं फोर्स प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का वॉल्यूम ले लेते हैं, वही हमारा फोर्स होता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का वॉल्यूम ले लेते हैं, वही हमारा फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और प्रेशर प्रिज्म कहते हैं इसे, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसे कहते हैं प्रेशर प्रिज्म। तो ये कुछ ऐसा होगा, हमारी पूरी एनालिसिस कितने मीटर पर है? 1 मीटर पे हमारी एनालिसिस चल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म विल बी दिस, ऐसा होगा इस तरीके से, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म। तो P का वैल्यू अगर हमें लिखना है, P का वैल्यू, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया तो हम जान रहे हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है गामा W इंटू कैपिटल H, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस दैट इज गामा WH इंटू हाइट। दिस इज द प्रेशर फोर्स का जो डायग्राम हमने बनाया है, जो प्रिज्म बनाया उसका एरिया, मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे 1, तब जाके ये मिलेगा हमें फोर्स, और अब ये आएगा हमारा हाफ गामा WH स्क्वायर। अब किसमें मिलेगा ये? किलो न्यूटन वगैरह, 1 मल्टीप्लाई हमने कर दिया ना 1 मीटर से, तो किलो न्यूटन वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, ताकि आप यूनिट्स को जस्टिफाई कर सके कि आप यूनिट क्यों लिख रहे हैं किलो न्यूटन। क्योंकि अगर मैं 1 नहीं लिखूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई, 1 मीटर से मल्टीप्लाई इनफैक्ट करने के बाद यूनिट विल बी इन किलो न्यूटन लाइक दिस, और न्यूटन मे बी वॉट एवर मे बी। तो यूनिट्स को जस्टिफाई करना जरूरी है, इसलिए 1 का लिखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली P डैश विल बी व्हाट? हाफ इंटू गामा W इंटू H इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ गामा W स्मॉल h स्क्वायर, इतना किलो न्यूटन। इस तरीके से हम P और P डैश निकाल सकते हैं। किस हाइट पे लगेंगे ये? These will be acting at a height of, this will be acting at a height of h/3, capital H/3 from the base. This will be acting at a height of small h/3 from the base, small h/3, जैसा इसका ट्रायंगल का CG होता है वैसा। तो इस तरीके से P और P डैश निकलेगा, सिंपल हुआ ये। इसके अलावा डैम का फेस जब हम कभी भी इंक्लाइंड करते हैं, इससे फायदा क्या होता है? डैम का फेस इंक्लाइंड करने से फायदा ये होता है कि जितना पानी डैम के बॉडी के ऊपर में सपोर्टेड होता है, जितना पानी डैम के बॉडी के ऊपर सपोर्टेड होता है, देखो बेस से ऊपर जितना पानी सपोर्टेड है वो क्या करेगा? वो डैम पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि डैम इज कैरिंग समथिंग ओवर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, अब ये डस्टर को मैंने कैरी किया, अब ये डस्टर मार्कर्स इनको मैंने कैरी कर लिया, तो इन सभी का जो वेट है अब वो मेरे पाँव से होकर पास करेगा या नहीं? अगर मैं वेइंग स्केल में खड़ा हो जाऊं, तो इन सब का वेट उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये मेरे सेल्फ वेट पे ऐड हो गया कि नहीं?
सिमिलरली डैम की बॉडी के ऊपर जितना भी पानी ये होल्ड करके रखता है, डिजाइनर्स जानबूझकर, चाहे कोई भी बड़ा ग्रेविटी डैम उठा लो, बड़ा, ये छोटे मोटे वाले डैम नहीं, कोई भी एक बड़ा ग्रेविटी डैम उठाओ, भाखरा डैम हो गया, स्विट्जरलैंड में ग्रैंड डिक्सेंस डैम है, हीराकुड डैम है, सरदार सरोवर डैम है, ये सब ग्रेविटी डैम्स हैं, ये सारे के सारे ग्रेविटी डैम्स हैं। इन सारे के सारे ग्रेविटी डैम्स उठा करके देख लो, किसी का भी अपस्ट्रीम फेस पूरा वर्टिकल नहीं है, किसी का भी अपस्ट्रीम फेस पूरा वर्टिकल नहीं है, या तो पार्ट वर्टिकल पार्ट इंक्लाइंड है, या फिर पूरी तरीके से इंक्लाइंड है। ये डैम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि देखिए बात समझिएगा, डैम को उतना हॉरिजॉन्टल फोर्स तो रेजिस्ट करना ही पड़ेगा, वेदर यू मेक कंप्लीटली वर्टिकल फेस, पार्ट वर्टिकल पार्ट inclined or completely inclined, dam will have to resist this much amount of horizontal force, because this force which is acting here does not depend, this force does not depend upon the shape. You can derive it also, FM में derive करोगे hydrostatic forces में, it does not depend upon the shape, it only depends upon the height. तो ये हाइड्रोस्टैटिक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो उतना लगेगा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। तो बात समझिएगा, तो जब ये इतना लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इंक्लाइंड फेस बनाएंगे, इफ विल मेक द फेस एज इंक्लाइंड, इट विल हैव एन एडेड एडवांटेज दैट इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। सेल्फ वेट नहीं बढ़ रहा है, सेल्फ वेट में एक और एलिमेंट ऐड हो जा रहा है, और इसको मैं कह दूंगा, इसका सीजी लोकेट करके यहां पे मार्क कर दूंगा W हेड। W head, what is W head? Weight of water supported on the head side below the base, above the base of the dam. Weight of water supported on the head side above the base of the dam. Base के ऊपर ये support हो रहा है, तो वो भी दबाव पैदा कर रहा है, that is also increasing the stability of the dam in the similar way. Even though this volume of water will be lesser, very very lesser in fact, hardly any significance, but still whenever given you can take it also, and that will be also called as W tail. वैल्यू वाइज ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बहुत छोटी वैल्यू है, बट फिर भी है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है ऐसा बोलते हैं, है ना, उसी तरीके की ये भी स्टेबिलिटी में एनहेंसमेंट तो थोड़ा बहुत तो कर ही देता है। तो ये W हेड W टेल ऐसा है। तो ये जो W टेल है W हेड है, जब इनको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, क्या लिखेंगे नोट में कि W head and W tail adds to the stability of the dam, adds to the stability of the dam, and therefore अगर आपको W total पूछा जाएगा, तो अगर आपको W total एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सेल्फ वेट तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ आप इसमें W head भी जोड़ देंगे और W टेल भी जोड़ देंगे। कभी कभी टोटल भी पूछ सकता है, ग्रॉस भी पूछ सकता है, ग्रॉस का मतलब ही टोटल होता है, तो उसमें आप सेल्फ वेट तो निकालेंगे ही, जो पहले केस में हमने देखा फर्स्ट वाले में, वो तो निकालना ही है, उसके साथ साथ W हेड भी निकालेंगे, W टेल भी निकालेंगे। सो इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सम ऑब्जेक्टिव इट इज देयर वेयर दे आर आस्किंग दिस इज अ सिनेरियो, व्हाट इज द टोटल वेट व्हिच इज रेजिस्टिंग ऑल द फोर्सेस, टोटल। तो टोटल में यू आर गोइंग टू फाइंड आउट डेफिनेटली द सेल्फ वेट प्लस हेड plus tail, both of that. Total means gross. But now, right now what is happening is self weight is being assisted by whom? The head as well as the tail. Okay, so if some scenario is given कि ऐसा है इस वक्त, right now something like this is there, so how much is the total weight acting now which is resisting all the forces? That total weight will also include this and this. All right, समझ में बात? तो इस तरीके से P निकालेंगे, P डैश निकालेंगे, इनका CG लोकेट कर लेंगे इस तरीके से, और अगर मान लीजिए अप स्ट्रीम फेस ऐसा या फिर डाउन स्ट्रीम फेस ऐसा इंक्लाइंड है, तो W हेड और W टेल भी लोकेट कर लेंगे, वैल्यू भी निकालेंगे, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑल्सो, विल लोकेट देम ऑल्सो। गॉट द पॉइंट? वेरी क्लियर, राइट। सो इसको लिख लेंगे, दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट, दिस इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डैम। ठीक, चलो यहां से दिखा दो, यहां से दिख रहा है पूरा पूरा, ठीक।
चलिए, नाउ द थर्ड वन. The third one is the uplift force on dam. The third one is the uplift force on the dam. ये वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट हेड, वेट टेल. जैसे टेल का हेड, टेल का निकालना है वेट, तो कैसे करेंगे? एरिया निकालोगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि पानी का है ना वो, तो गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वेट मिल जाएगा. चलिए, नेक्स्ट इज अपलिफ्ट फोर्स ऑन द डैम. नाउ व्हाट इज दिस अपलिफ्ट? आई टोल्ड यू राइट कि अपलिफ्ट क्या होता है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू टू वॉच दैट particular portion again, so I hope you are doing what's been told. So uplift force on the dam. अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बन जाते हैं. The first case is when there is no drainage gallery and when there is drainage gallery. Sometimes there are other remedial measures apart from drainage gallery also. So first things first is uplift force will be acting. Uplift force will be acting when seepage occurs. कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे रॉक फाउंडेशन है, if there is rock below a dam, for example this is a dam and there is completely impermeable rock and above that a dam is found, उसके ऊपर डैम को बनाया गया है. Will there be any seepage here? No seepage. No seepage, and since no seepage, no uplift. No seepage, no uplift. मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. कौन है बांस यहाँ पे? बांस है पानी. क्या बांसुरी बजा रहा है? सीपेज करवा रहा है. तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब no water, no seepage, no uplift at all. तो acting, it is acting only when seepage will occur. Okay, so if we have written uplift, that means definitely we are talking about a case when there is some seepage happening, right? Now in this case number one is without drainage gallery. Without drainage gallery. Without drainage gallery. It can be without or with. In both the cases the value of the uplift force changes. And we have to calculate this force, uplift force. So if there is no drainage gallery, understand how will you take. देखिए बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं अपलिफ्ट फोर्स को एनालाइज करने के लिए, और एक एजेंसी है. कौन सी एजेंसी है? एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन. यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन. अब से हम इन शॉर्ट इसको बोलेंगे USBR. इसको बोलेंगे USBR. अकॉर्डिंग टू दिस एजेंसी USBR, यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, दे हैव सजेस्टेड दैट दिस uplift force variation, not force, pressure variation below the foundation. फाउंडेशन होगा डैम का, तो फाउंडेशन के नीचे जो अपलिफ्ट लग रहा होगा उसका वेरिएशन जो होता है दोस्तों वो लॉगरिथमिक होता है. तो कैसा होता है? वो होता है लॉगरिथमिक होता है. बात समझना बड़े ध्यान से. ये बोलते हैं कि ये जो वेरिएशन होता है ये कुछ इस तरीके का लॉगरिथमिक वेरिएशन होता है. ऐसा मतलब कहने का ये है कि इस लोकेशन पे जो अपलिफ्ट लगेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली आप पॉइंट्स पे देखोगे तो इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाती है. इस तरीके का वेरिएशन होता है. ऐसा उन्होंने सबसे पहले जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1970s में, वहां पे इस तरह का बताया गया था. लेकिन फिर लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई. बोले भाई अरे यार हम लोग को अगर मान लो एनालिसिस करना है, हमको मोमेंट अगर निकालना है तो ये बड़ा दिक्कत है. दिक्कत इसीलिए है क्योंकि एक तो हमको चाहिए रहेगा इसका एरिया, तभी ना एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो मिलेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम ही प्रेशर प्रिज्म का, हमारा वॉल्यूम जो होगा प्रेशर प्रिज्म का वही हमारा फोर्स होगा.
तो अपलिफ्ट अगर फोर्स निकालना है तो एरिया निकाल, तो एक कॉम्प्लिकेटेड आपने वेरिएशन दे दिया है, एरिया निकालने में दिक्कत हो रही है। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है, मोमेंट वगैरह निकालने में। मोमेंट वगैरह निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया के बाद आपको सीजी भी लोकेट करना है, फिर वो इंटीग्रेशन करते रहो सीजी निकालने के लिए, और फिर सीजी निकालोगे वहां पे आप अपलिफ्ट लगता हुआ मानोगे, फिर मोमेंट टो से कभी चाहिए कभी हील से चाहिए, तो मोमेंट निकालने में दिक्कत, समझ रहे हो, दिक्कत समझ में आ रही है। तो फिर लोगों की ये बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि बात तो आपकी सही है, अब चूंकि आपकी बात सही है तो एक काम करते हैं, इसको आसान कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आसान हो जाए और अनसेफ हो जाए, आसान हो जाए और अनसेफ हो जाए। उन्होंने क्या किया, इसको बोला आसान कर दो और ओवर एस्टिमेट भी कर दो, दोनों काम कर दो, आसान कर दो और ओवर एस्टिमेट कर दो। मतलब अब जो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ना मान करके इसको लीनियर डिक्रीज मान लो। लीनियर डिक्रीज मानोगे तो आपको एरिया निकालने में हेल्प मिलेगी। ये एरिया एक ट्रेपेजॉइडल की हो गई भैया, अब तो एरिया निकालने में हेल्प मिली, समझ रहे हो, एरिया निकालने में हेल्प मिली। साथ ही साथ सीजी ट्रेपेजॉइडल का आसानी से निकल सकता है। इससे हमने क्या किया, ओवर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन जिससे जो फोर्स आएगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एरिया एक्स्ट्रा आई हमारे पास, पहले एरिया यहाँ तक सीमित थी, अब ये जो मैं हैच कर रहा हूँ ये एरिया एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा आएगा, ओवर एस्टिमेट हो गया। लेकिन ये अच्छी बात है, समझो एक काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही हुआ क्या, कि अगर मान लो इस कंडीशन में मैंने एनालिसिस किया, एक तो मेरा एनालिसिस हो गया आसान, मैंने ये चीज़ सीटीक्यू में भी बताई है कई बार, अच्छा अभी इरिगेशन का सीटीक्यू नहीं, एनवायरमेंट वाले बताइए, सॉरी एनवायरमेंट वाले सीटीक्यू में भी तो इरिगेशन देख रहे हो, एनवायरमेंट वाले सीटीक्यू में मैंने कई बार बताया है कि कभी भी कोई भी हम एजम्पशन लेते हैं, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम एजम्पशंस लेते हैं, तो उन एजम्पशन से हमारा एनालिसिस ईजी भी होता है, हमारा एजम्पशन से एनालिसिस ईजी भी हो जाता है और साथ ही साथ सेफ भी हो जाता है, होता है कि नहीं। एसएसटी की डिज़ाइन करते हैं, एरेशन टैंक की डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीटीक्यू देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी देखे हो तो अभी जब हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे रेगुलर क्लासरूम में, तब आपको सब चीज़ डिटेल में बता देंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे, ठीक है, डोंट वरी। सो बात समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पे हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया, और अगर हम इस केस में सेफ हो गए, मतलब इस केस में वेट ऊपर से आ रहा है और वो इस बड़े अपलिफ्ट को काउंटर कर ले रहा है, और तब अगर सेफ है तो एक्चुअल जो अपलिफ्ट लग रहा होगा, जो एक्सपोनेंशियल वाला होगा, डिक्रीज वाला, तो उसमें भी 100% सेफ रहेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अंडर एस्टिमेट आवर सेफ्टी एंड ओवर एस्टिमेट आवर फोर्सेस, समझे। और अगर हम उस केस में सेफ हो गए तो हम हर केस में सेफ हो गए, समझे। तो अब हम इसको लीनियर बताएंगे, अब हम इसको क्या बताएंगे, लीनियर बताएंगे। और ये जो पॉइंट होता है, जो एज वाला पॉइंट होता है, हील वाले पॉइंट के नीचे, जस्ट नीचे लग रहा होता है गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच मालूम है क्या है ये, और ये वाले पॉइंट के नीचे लग रहा होता है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। जहाँ पे जितना पानी है उतना तो लगेगा ही, क्योंकि इसके ऊपर इतना हेड ऑफ वाटर है, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे, टो पे, उसके जस्ट अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी जस्ट अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो गामा डब्ल्यू एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, इतना लगेगा, एंड द वेरिएशन इज लीनियर लाइक दिस, एंड दिस इज व्हेन वी टेक इट विदाउट ड्रेनेज गैलरी, जब हम बिना ड्रेनेज गैलरी के लेते हैं, इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका सीजी लोकेट कर लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे हम अपलिफ्ट फोर्स को लगता हुआ दिखा देंगे, अपलिफ्ट फोर्स दैट इज रेफर्ड एज यू। सो अपलिफ्ट फोर्स दैट इज यू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट फोर्स दैट इज यू, अगर मान लीजिए बेस की विड्थ b है, व्हाट इज b, b is the base width, this is the base width b, so uplift force will be half into sum of parallel sides, to gamma w capital H plus gamma w small h into the distance between them, this is the area of the trapezoidal now, and then it will be multiplied by 1, why, because of the unit length. Now remember always, that's how you are taking the unit in force, kilonewton, maybe newton, whatever, ठीक है। तो u ऐसे दिया जाएगा,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू 1। अगर मान लो कि यहाँ पे पानी नहीं होता, कहाँ पे पानी नहीं होता, इधर टेल में पानी नहीं होता, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू 0 होता, तो ये एक ट्राइंगल बन जाता। अगर यहाँ पे पानी नहीं होता, मान लो रिजर्वायर ही खाली है, रिजर्वायर एम्प्टी, मान लो टेल में थोड़ा सा पानी है, एक केस ले लो, एक टेल में पानी है, रिजर्वायर एम्प्टी हो गया। रिजर्वायर एम्प्टी कब होता है? डेड स्टोरेज भी हमने हटा दिया मान लो। व्हेन इज द केस व्हेन द रिजर्वायर इज एम्प्टी? कब होता है रिजर्वायर एम्प्टी? रिजर्वायर एम्प्टी होता है जब कभी भी हमें इसमें मेंटेनेंस करना हो। लेट अस सपोज कि यहाँ पे हील के साइड में या फुटिंग वगैरह में कुछ क्रैक्स फिशर्स हैं, वो हमको ठीक करने हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक बाईपास चैनल बनाते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर में हुआ भी था, सरदार सरोवर डैम में, जब इसका वापस से रिफर्बिशिंग हो रही थी इस डैम की और उसकी हाइट बढ़ रही थी, तो क्या किए, एक दूसरा चैनल बनाया और रिवर को दूसरे चैनल से पास करवाया, डेड स्टोरेज भी यहाँ का पास करवा दिया उस चैनल के थ्रू और खाली करवा दिया पूरा। उसको खाली कराने में ही उनको 13-14 दिन लग गए थे, 2 हफ्ते सिर्फ इस पानी को खाली करने में उनको लग गया, इतना पानी था। सो उस पानी को खाली किया और रिजर्वायर एम्प्टी हो गया। उसके बाद फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी, जो भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन जो भी करना है करो। उसके बाद एक बार ये पूरा काम खत्म हो जाए, कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि 1.5 साल तक चला, वो सब खत्म हो गया, उसके बाद फिर से इसको ऑपरेशन में लाया गया। तो रिजर्वायर एम्प्टी भी कर सकते हैं जब कभी इस तरीके का रिफर्बिशिंग वर्क होता है। गॉट द पॉइंट? समझ गए बात? ठीक है, तो मान लो रिजर्वायर एम्प्टी है, वहां पे मान लो पानी है थोड़ा बहुत, तो ऐसे में ट्राइंगल ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल h। ठीक है, ऑल राइट। नाउ कंसिडरिंग केस नंबर 2। केस नंबर 2 विथ ड्रेनेज गैलरी। With drainage gallery. Now if there is a drainage gallery, the provision is different. Let us see that provision now. So let us suppose the drainage gallery is here. Let us suppose the drainage gallery is here. So here the water is the same, gamma w into capital H ले लेंगे इसके लिए, यहाँ का पॉइंट का और यहाँ का gamma w into small h। ठीक है, so understand these 2 points where at the extremes, this is an extreme point, this is an extreme point, the variation is different, but these values at the extreme points are same, gamma w capital H, gamma w small h. Just below the gallery, we mark the center of the gallery, that will be given to us in our questions. So we will mark the center of the gallery, and just below the gallery, the intensity, this intensity of pressure, ये इंटेंसिटी कितनी है, गामा डब्ल्यू कैपिटल एच, ये इंटेंसिटी कितनी है, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, ये इंटेंसिटी दी गई है, मतलब ये वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कितनी होती है, देखिए ये वैल्यू होती है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय 3। गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय 3। अगेन an overestimated method of taking the value, because obviously the things are differing in terms of what we are taking and what is actually present in the site. But again, USBR has given a recommendation to take like this. In this way, you are also on the safer side. Apart from that, you are also doing it in an easier way. आप आसानी से भी कर रहे हैं और सेफर साइड भी हैं। तो ये अगेन USBR की रिकमेंडेशन पे बेस्ड वैल्यू है, इसका ये प्रैक्टिकलिटी से लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिकल से इनफैक्ट ज़्यादा ही लिया जाता है। अगर ये कम होगा, इतना आधा होगा, तो शायद इन्होंने डबल करके बताया होगा आपको, ऐसा है। तो वेरिएशन भी ज़रूरी नहीं है लीनियर हो, वेरिएशन भी अलग होता है। तो यहाँ पे लेकिन हमें आसानी करने के लिए ये ऐसा दिया गया है। तो अब यहाँ पे कितने ट्रेपेजॉइडल बने, 2 बन गए हैं, 2 ट्रेपेजॉइडल बने, दोनों का हम CG मार्क कर सकते हैं। लेट अस सपोज इसका CG है ये, और यहाँ पे जो अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है पहले ट्रेपेजॉइडल से निकाल लेंगे U1, दूसरे ट्रेपेजॉइडल का CG है ये, और यहाँ पे अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है U2, ये निकाल लेंगे। ठीक है, सो द टोटल अपलिफ्ट फोर्स U विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2। U बराबर हो जाएगा
U1 प्लस U2। तो इस तरीके से अपलिफ्ट फोर्स लिया जाता है दोस्तों, समझ गए आप बात को, राइट? अब यहां से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। दिस इज हाउ विल टेक द अपलिफ्ट फोर्स, in this case without drainage gallery and in this case with drainage gallery. All the things we have written here are as per United States Bureau of Reclamation, USBR, who did their research in this topic. Okay. Now there are some things to note. The first things first, understand very logical points. पहला, the drainage gallery, बात समझिएगा, जो ड्रेनेज गैलरी होती है उसको हमें प्लेस कैसे करना है। ड्रेनेज गैलरी का मैं खुद ही आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये डैम है, ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये एक लोकेशन है ड्रेनेज गैलरी की, लोकेशन नंबर 1, ये एक लोकेशन है ड्रेनेज गैलरी की लोकेशन नंबर 2, ये एक लोकेशन है ड्रेनेज गैलरी की लोकेशन नंबर 3। आउट ऑफ दीज 3 लोकेशंस, ये आ रहा है ना बोर्ड पे, आउट ऑफ दीज 3 लोकेशंस which one do you think is the best location for a drainage gallery? 1, 2 और 3, इन तीनों लोकेशन में से बेस्ट लोकेशन ड्रेनेज गैलरी की कौन सी है? आप बोलोगे सबसे नीचे वाली 3 है, उसको ले ले। नहीं, द बेस्ट लोकेशन हियर इज दिस फर्स्ट वन, not this second, not this third. The first one is the best location. That's what the first point states. The first point, they are nothing but the recommendations by USBR only. उसको मैं नोट में लिखवा रहा हूँ। ये कहता है कि ड्रेनेज गैलरी मस्ट बी प्लेस्ड, ड्रेनेज गैलरी मस्ट बी प्लेस्ड एज क्लोज टू द अपस्ट्रीम फेस, एज क्लोज टू द अपस्ट्रीम फेस एज पॉसिबल। अपस्ट्रीम फेस के जितना आप नजदीक रखेंगे उतना बेहतर होगा। पहला चीज तो ये है। और ऊपर रखना तो ऑप्शन में हमने देखा, समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर रखोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन शायद वहां तक नहीं गई मान लो, तो वहां तक पानी चढ़ेगा ही नहीं। पानी खुद ब खुद चढ़ता है ऊपर अपनी एनर्जी से ही। तो ड्रेनेज गैलरी को नीचे और अपस्ट्रीम फेस के नजदीक, नीचे और अपस्ट्रीम फेस के नजदीक। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दूसरा पॉइंट है हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है द intensity of seepage pressure or uplift pressure, the intensity of uplift pressure below the gallery is independent of the location of the gallery. इस पॉइंट की मदद से हम पहला भी समझ लेंगे, is independent of the location of the gallery. समझ रहे हो? The intensity of uplift pressure below the gallery is independent of the location of the gallery. यहां पे लाइएगा, दूसरे वाले में इधर पे लाओ। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू दी जा रही है, गैलरी के नीचे वाली जो वैल्यू है, ड्रेनेज गैलरी के नीचे वाली जो वैल्यू है, क्या इस वैल्यू में कहीं पे भी लोकेशन का जिक्र है कि ये इस एंड से कितनी लोकेशन पर है, कितनी दूरी पर है, या उस एंड से कितनी दूरी पर है? क्या इस चीज का कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू या कोई टर्म है? नहीं है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट वेदर यू कीप योर ड्रेनेज गैलरी हियर और हियर और हियर और हियर, this value they have proposed is going to be same, because this is not dependent upon where we are keeping the gallery, where we are placing the gallery, and that is why they have given this recommendation कि drainage gallery must be placed as close to the upstream face, because the intensity of uplift pressure below the gallery is independent of the location of the gallery, and therefore combining these two cases from 1 and 2, दोनों को कंबाइन करके देखिए क्या मिल रहा है। दोनों को कंबाइन करके मैं एक केस ले रहा हूं, केस वन। इस केस में क्या किया मैंने, ड्रेनेज गैलरी को अपस्ट्रीम फेस के नजदीक रखा, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम फेस है, अपस्ट्रीम फेस है, दोनों अलग अलग फेसेस हैं, ऐसा, ठीक है। ये ऊपर का डैम इमेजिन कर लेना, ठीक है, अभी जगह कम है, ऊपर का डैम इमेजिन कर लेना। और फिर ये दूसरा केस है, दूसरे केस पे भी मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम ऐसा ही मैंने एक सिस्टम ले लिया और ड्रेनेज गैलरी को थोड़ा आगे कर दिया। अब क्या फर्क है दोनों केसेस में? दोनों केसेस में सिर्फ
एक ही फर्क है, और वो फर्क ये है दोस्तों कि पहले केस में ड्रेनेज गैलरी को क्लोजर टू द अपस्ट्रीम फेस रखा गया, दूसरे केस में क्लोजर टू द डाउनस्ट्रीम फेस रखा गया। अब चूंकि फॉर्मूले में आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले में देखो, इसमें डिपेंडेंसी है ही नहीं लोकेशन की, तो जिस भी लोकेशन में हो अगर हम ड्रॉ करेंगे, बाकी सब चीजें सेम है, तो गामा डब्ल्यू एच ये भी यहाँ पे भी उतना ही है, और ये गामा डब्ल्यू एच यहाँ पे भी इतना ही है, ये गामा डब्ल्यू एच यहाँ पे भी इतना ही है, ठीक है। ये गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच भी यहाँ पे इतना ही है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच भी यहाँ पे इतना ही है, ठीक है, ये सब सेम है। ड्रेनेज गैलरी के नीचे का जो ऑर्डिनेट है वो भी उतना ही है इनफैक्ट, वो भी उतना ही है इनफैक्ट, और अगर वो भी उतना ही है, मान लो यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ है, तो ये है हमारा गामा डब्ल्यू इंटू, चलो वैल्यू नहीं लिखते, वैल्यू तो हमको पता है, तो मैं बस ये मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंटेंसिटी वाला पॉइंट ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, समझे। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, तो मैं थोड़ा डार्क कलर ब्लैक से जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो इसको लीनियरली जोड़े और फिर इसको जोड़े, तो आप देख रहे हो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना ये, दिस इज योर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इफ यू विल जॉइन दीज नाउ, if you'll join these, so this is like this, and then like this. So this is the pressure distribution diagram now. This is the pressure distribution diagram now. In which case you think you have more reduction in pressure? इन दोनों में से किस केस में लग रहा है रिडक्शन इन प्रेशर ज्यादा हुआ? Obviously फर्स्ट केस में, राइट? फर्स्ट केस में you are able to reduce this much pressure. This is the reduction in फोर्स, क्योंकि प्रेशर का टोटल मैग्नीट्यूड अगर हम लेते चले जाएं तो फोर्स होगा, तो रिडक्शन इन फोर्स इज दिस मच, एंड हियर द रिडक्शन इज इन फोर्स इज नॉट दैट मच, ये हमारा है रिडक्शन इन फोर्स हियर। तो इन दिस केस रिडक्शन इन फोर्स इज लेस, हियर द रिडक्शन इन फोर्स इज मोर। तो अपलिफ्ट को काउंटर करने के लिए आपको ड्रेनेज गैलरी को किसके अपस्ट्रीम फेस के नजदीक लगाना है। यू हैव टू कीप द ड्रेनेज गैलरी एज क्लोज टू द अपस्ट्रीम फेस एज पॉसिबल। इफ यू कीप इट मोर क्लोजर, then only you will be able to reduce your uplift force to a much greater extent. Got the point? Absorb कर लो पूरा अच्छे से। Similarly, दूसरा भी इसी का ही एक्सटेंशन ये समझ लो कि द इंटेंसिटी ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, जैसा कि फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी की वैल्यू लोकेशन से इंडिपेंडेंट दी गई है। किसने दी है? हमने नहीं दी है, इन्होंने अपनी रिसर्च की है कई सालों तक और इन्होंने दी है, यूएसबीआर ने। तो इन्होंने रिसर्च करके इंटेंसिटी की वैल्यू उसके मतलब इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन दी है। इसी वजह से इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि क्योंकि हमने जो इक्वेशन दी है उसमें लोकेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको ये रिकमेंडेशन इन्होंने दे दी कि जितना क्लोजर हो सके अपस्ट्रीम फेस से उतना क्लोजर आप ड्रेनेज गैलरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लोज करते करते अपस्ट्रीम के बाहर ही चले जाए, रहेगा डैम की बॉडी में ही, लेकिन जितना क्लोजर हो सके उतना क्लोजर रहेगा अपस्ट्रीम फेस के। गॉट द पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ड्रेनेज गैलरी। ऑल्टरनेटिव्स मतलब अगर आपके पास ड्रेनेज गैलरी नहीं है, आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है? ऑल्टरनेटिव ऑफ ड्रेनेज गैलरी पहला होता है प्रोविजन ऑफ शीट पाइल्स और कट ऑफ्स। प्रोविजन ऑफ शीट पाइल्स और कट ऑफ्स, इस पे बेस्ड अपना पूरा का पूरा चैप्टर है, तो अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, इसको बात करेंगे हम हमारे चैप्टर में, क्योंकि शीट पाइल्स या कट ऑफ्स के ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है थ्योरी ऑफ सीपेज, उसमें बात ही इसी की करनी है। तो वहां पे जब करना ही ये काम है, तो अभी सिर्फ आप समझ लो कि शीट पाइल या कट ऑफ अगर हम दे देते हैं तो ड्रेनेज गैलरी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग प्रोविजन ऑफ ग्राउट कर्टेन। प्रोविजन ऑफ ग्राउट कर्टेन, ग्राउट कर्टेन भी एक तरीके का शीट पाइल ही होता है। प्रोविजन ऑफ ग्राउट कर्टेन, ग्राउटिंग भी एक तरीके का शीट पाइलिंग ही होती है। ये भी हम समझाएंगे आपको इस चैप्टर में ही, ये दोनों चीजें साथ साथ लिंक्ड हैं। तो ग्राउट कर्टेन क्या होता है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ शीट पाइल्स या कट ऑफ्स ये कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे सीपेज रिड्यूस करता है, इसके ऊपर थ्योरीज बेस्ड है, जैसे ब्लाइस
क्रीप थ्योरी, लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी, खोसलास थ्योरी, ये सब चीजें हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल अभी हमको ड्रेनेज गैलरी फोकस में रखना था, तो अभी हमने ड्रेनेज गैलरी रख लिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी टेक अप द अपलिफ्ट फोर्स इनटू कंसिडरेशन डियर फ्रेंड्स। व्हाट द पॉइंट? अपलिफ्ट फोर्स को ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो चलो अब यहां से पूरा दिखा लो, यहां से आ गया, आ गया, ठीक है। यहां से कहां तक आ रहा है? ये आ रहा होगा, है ना। अब यहां से दिखा दो केस 2। रोकना है ना, थोड़ा थोड़ा दिखा के रोक देना। फिर नोट दिखा दो, नोट से आ रहा है पूरा, यहां से पूरा आ रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा अर्थक्वेक फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। तो वी विल स्टडी दैट अर्थक्वेक फोर्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच।